इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर जो एक एनजीओ है जो अच्छा काम करते आ रही है, वो हमारे मोहल्ले की बेस्ट में है। आज यहाँ पर एक नॉन कोविड 10 बेडेड हॉस्पिटल के टाइप स्मॉल क्लिनिक टाइप का यहाँ पर इसका इनेकाद हुआ है। मैं उनके ज़िम्मेदार ज़ोएब भाई और उनके जो डॉक्टर टीम है, जो हमारे डॉक्टर रेहान बेग साहब जो हमारे बोरिंग हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, उनके साथियों सब मिलकर यहाँ पर एक इनाक़द हुआ है। आप सब जानते हैं कि लहर 1 और लहर 2 में बहुत से लोग परेशानी में जो नॉन कोविड पेशेंट हुआ करते थे। कोई भी हॉस्पिटल जाता तो पहले पूछते थे कि आप कोविड है, सर्टिफिकेट कराओ, टेस्ट कराओ, इंक्लूडिंग जो भी हमारे बोरिंग हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट के जितने भी हॉस्पिटल हो, कोविड में कन्वर्ट हो चुके थे। बहुत से गरीब लोग जो नॉन कोविड थे, उनके ट्रीटमेंट कहीं भी नहीं हो पाई, क्लिनिक्स भी बंद थे और डर की वजह से बहुत लोग गुज़र भी गए। तो मैं समझता हूँ अभी तीसरी लहर के बारे में बातचीत चल रही है। अल्लाह ना करे तीसरी लहर ना आए, फिर भी अगर आ जाए तो मैं समझता हूँ पूरे बहुत से लोग, बहुत से हॉस्पिटल फिर कोविड में कन्वर्ट हो जाएंगे, तब नॉन कोविड कोई एक बेड नहीं मिलेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर इन्होंने एक इनेकाद किया है, जो भी ए ट्रायस सेंटर टाइप होगा, जो बीबीएमपी का ट्रायस सेंटर था, जहाँ पर एक डॉक्टर रहेगा, क्लिनिक टाइप रहेगी, छोटी मोटी दवाएं रहेगी, कोई भी गरीब पेशेंट यहाँ पर आएगा, वॉक इन रहेगा, टेस्ट हो जाएगा। अगर कुछ इसको ज़रूरत है हॉस्पिटलाइजेशन की तो बड़े हॉस्पिटल को यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इस वजह से यहाँ पर एक छोटा नॉन कोविड सेंटर किया है। मैं समझता हूँ आगे अगर वेव 3rd 4th बोल नहीं सकते, अगर आ गया तो तब जाकर ऐसे छोटे छोटे सेंटर्स की बहुत ज़रूरत होती है। तो इस हिसाब से मैं वापस उनको शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। क्योंकि तीसरी लहर की बात जो है सरकार की जानिब से भी सुनने में आ रही है कि तीसरी लहर आने वाली है, आ सकता है, इम्कानात हैं, लेकिन कहीं सरकार की जानिब से कहें या आप लोग जो अपोजिशन में हैं, आप लोगों का प्रेशर भी उस तरह नज़र नहीं आ रहा है कि सरकार एक्टिव हो। इस तरह के NGOs आगे बढ़कर काम करें तो फिर सरकार के पास ख़जाने होते हैं, क्यों वो आप लोगों का प्रेशर भी कहीं ना कहीं उस तरह का नहीं है? नहीं देखिए, अभी जैसे अपोजिशन लीडर हैं हमारे सिद्धरामैया साहब हैं या DK शिव कुमार साहब हैं, तो हर दिन आप देखते हैं कि सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट को ना आंख है ना कान है, उनको ना सुनाई देता ना दिखाई देता है। अभी इस वजह से ये लोग नाकाम रहेंगे तो कहीं ना कहीं MLAs और कॉरपोरेटर्स और NGOs ही काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट बेकार हो गई है तो कोई ना कोई किसी ना किसी को आगे बढ़ना है। जैसे कि समझो अभी हमारे कांग्रेस का एक प्रोग्राम शुरू हुआ है, जहाँ पे जिन जिन कोविड लोगों को परेशानी या अगर कुछ घर में गुजर गए हैं, उन घरों में हम जाकर उनको बात करने का और उनको कुछ रेशन फराहम करने का और पैसे भी देने का कुछ प्रोग्राम शुरू किया। उसी हिसाब से कल हमारे हेब्बाल कॉन्स्टिट्यूंसी में एक प्रोग्राम शुरू हुआ जिसमें रामलिंग रेड्डी साहब भी आए थे, BL शंकर साहब भी आए थे, और हमारे MLA ने खुद के पैसों से एक घर को 20,000 रुपये देने का भी काम शुरू किया और चेक भी 5 घरों में जाकर दे गए। और अगले दिनों में जितने भी हेब्बाल कॉन्स्टिट्यूंसी में गुजरे हुए हैं 70-60-70 जितने भी कोविड से गुजरे हुए हैं, उनको ये परिहारा देने का हमने काम शुरू किया है। ये जो है ये एक सेंटर नॉन कोविड स्टार्ट किए, क्योंकि कोविड में बहुत परेशानी हुई और हमारे लोगों को बहुत हॉस्पिटल सब बंद थे, तो उस सिलसिले में वो फिक्र में ये चालू किए हैं। ये जो है सुबह से शाम तक रहेगी, डॉक्टर्स नर्सेस रहेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स हैं मामूली आम प्रॉब्लम्स के लिए आएंगे, लेकिन ज़्यादा इधर फोकस शुगर का है और BP का है, हार्ट का है और ये सब बीमारी रोकने का है। और ये स्मार्ट क्लिनिक नाम रखे हैं। वजह क्या बोले तो इसमें जो है स्मार्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, ऐप्स यूज़ करते हैं। शुगर का एक ऐप रहेगा, BP का ऐप रहेगा, जितने भी पेशेंट्स रहेंगे उनको व्हाट्सएप से कंटिन्यूस टच रहेंगे ताकि लोग हमेशा आए इस्तेमाल करें। और हेल्थ एजुकेशन जो है, तिब्बी इल्म जो है वो इसके ज़रिए से फैलाते हैं। और ज़्यादा ड्रग माफिया की वजह से गोलियाँ बहुत हैं मार्केट में, फ़ायदा नहीं है, तो हम जो है बग़ैर गोलियों के ऐसे ही अपने आप से थोड़ा नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर जैसे शहद है, कलौंजी है, उस तरह से इधर प्रमोट करते हैं। और एक इधर फैसिलिटी क्या है, एक एम्बुलेंस हमेशा इधर रहेगी, तो जो भी पेशेंट सीरियस रहेगा, कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा, एडमिट हो, ऑपरेशन है, डिलीवरी है, सीजरियन है, इधर से ले जाके हम बोरिंग, विक्टोरिया और जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उधर जाके, क्योंकि हमारा राबिता है ऑलरेडी हॉस्पिटलों से और डॉक्टरों से, तो हम जो है उधर जाके हम डॉक्टरों के राबिते से उनका फ्री से फ्री कराने की कोशिश करते हैं।
ये हमारा प्रोग्राम है। तो इसलिए आप लोगों का ताउन चाहिए। जो भी पेशेंट आएंगे क्या उन्हें फ्री इलाज होगा? इधर नॉमिनल 50 और 100 रुपीज़ लेंगे, उतना ही। पूरी गोलियाँ इधर ही दे देंगे। इधर हमारे अशफाक हैं, गोलियों के मैन्युफैक्चरर हैं, तो इधर से पूरा ज़्यादा इधर प्रिवेंशन है, एहतियाती और तंदुरुस्ती को डेवलप करने के लिए कोशिश करते हैं, ताकि हम लोग जो है ज़्यादा बीमार आने से पहले ही रोकथाम करें। कितने डॉक्टर इसमें शामिल हैं? इधर पूरे 3 डॉक्टर्स हैं, ज़्यादा लीड डॉक्टर्स रहेंगे, नर्सेस रहेंगे, हम भी रहेंगे। तो इधर सुबह से रात तक रहेगा। एक्चुअली इस हालात को देखने के बाद, जैसे कोविड के हालातों को देखने के बाद में, जैसे लोगों ने जिस तरह से पैसे उन्होंने खर्च किए हुए हैं और जैसे मासिव जैसे भी जितने भी बिलें जिस तरह से पे कर कर कर्जदार हो गए, और उन लोगों को हमें लगा कि हम जैसे थोड़े सी जो नॉलेज रखते हैं, शायद ये हमारे तरफ से भी गलती होगी कि हमने इस तरह का अवेयरनेस हम लोगों तक नहीं पहुंचाया। तो इसको सोचकर हम लोगों ने ये राबिता सेंटर को फॉर्म किया गया है, जिस पर लोगों को जहाँ पर जो लोग यहाँ पर आएंगे तो हम उनकी बेसिक ट्रीटमेंट की कंसल्टेशन के बाद में बताया जाएगा कि आपको करना क्या है, आपको क्या बेसिक ट्रीटमेंट में ही आपका इलाज हो सकता है या नहीं, आपको दूसरे हाई फाई थोड़े एडवांस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो एडवांस ट्रीटमेंट भी गवर्नमेंट की जितनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उसको कैसे उसको हासिल कर पाएँ, ये सारे रास्ते जो है हम लोग इस सेंटर से देने का हमारा मकसद है। इस मकसद को लेकर ही हम लोगों ने ये सेंटर को इस्टेब्लिश किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए कि अब और भी हमारा और एक विज़न ये है कि हम प्रोएक्टिव रहेंगे इस सिचुएशन को लेकर। हम इस तरह की हालात को नहीं लगाएंगे कि आदमी बीमार हो उसके बाद में उसका इलाज हो। हम चाह रहे हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। तो थोड़ी सी भी वीकनेस देखिए, अगर पेशेंट हमारे पास आ जाए तो हम शायद उनको जो है मेडिसिन को इनको जो है उनकी ट्रीटमेंट को जो है एक अच्छा सा ट्रीटमेंट बताएंगे, जिससे जो है वो क्रिटिकल ना हो सके। ये हमारा बेसिक प्लान है फ़िलहाल अभी के लिए। तो जैसे डायबिटीज़ वाले हैं तो मैक्सिमम बहुत सारे मेडिकेशन के अंदर में इन्वॉल्व हैं, तो हमने अल्टरनेटिव मेडिसिन भी कुछ रखे हुए हैं, जिससे हम खाने को ही मेडिसिन बना देंगे। हम इनको बताएंगे कि आपको करना क्या है। इस सेंटर के अंदर हम लोग ने एक डाइटिशियन और न्यूट्रिशन को भी रखने का प्लान किया गया है, जिसमें वो उनको गाइड करेंगे पेशेंट्स को कि आप जो है अपना खाना पानी जो भी है, जैसे आप अपने खाने पानी को खुद मेडिसिन बनाएं, कैसे बना सकते हैं, और इस चीज़ का भी अवेयरनेस हम लोग काम करेंगे। और दूसरी चीज़ है, जैसे डायबिटीज़ के अंदर इंजुरीज़ होती हैं, गैंग्रीन इन्फेक्शन हो जाता है, वुंड्स होते हैं, उनमें वो हील नहीं होता आसानी से। तो हमने इसके लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें हमने आइडेंटिफाई कर रखी हुई है जो बग़ैर ऑपरेशन के इनका गैंग्रीन इन्फेक्शन हो जाए या इनकी बॉडी का एम्पुटेशन जो है सेव कर पाए, जैसे हाथ काट दिए, पैर काट दिए, इन चीज़ों को हम कैसे बचा सकते हैं। ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ನವರು ಇವತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ನಾನ್ ಕೋವಿಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಫಿಯಾ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮಾನವೀಯ ರಿಯಾನ್ ಬೇಗ್ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಾಕ್ ಅವರ ತಂಡ ಇವತ್ತೇನು ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸೆಂಟ್ರನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಿಯಾನ್ ಬೇಗ್ ಅವರು ಕಳೆದ 2ನೇ ಅಲೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಯಶವಂತಪುರ ಮತ್ತಿಕೆರೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500 ಜನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇವಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ನಲ್ಲೇ ಫೋನಲ್ಲೇ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಬದುಕಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆತ್ಮ ತೃಪ್ತಿ ನನಗೂ ಇದೆ. ರಿಯಾನ್ ಬೇಗ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಗೆ ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಫಿಯಾ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಧರ್ಮದವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಬೇಕಾದವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮಾನವೀಯ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಥರ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ದುಡ್ಡು ಬರ್ತದೆ ಅಶ್ವಾಕು ಇವರಿಗೆ, ಆದರೆ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಬಲ್ಲಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇರುವಂತಹ ಇಂಥ ತಂಡಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. एक नॉन कोविड सेंटर है और ये रीज़न नॉन कोविड सेंटर शुरू करने का मकसद ये है कि कोविड टाइम्स में जो है ऑलमोस्ट पूरे हॉस्पिटल्स और जहाँ भी हॉस्पिटल सेटअप था वो पूरे कोविड केयर सेंटर्स बन गए थे। तो उस वजह से जो डेली रूटीन के पेशेंट्स थे, जो हमेशा जो नॉन कोविड थे बेसिकली, उनको कहीं भी जाने के लिए रूटीन चेकअप के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं था। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए एक नॉन कोविड सेटअप किया गया है, ताकि ऐसे मरीज़ जो
कोविड केयर सेंटर्स नहीं जा सकते उनको यहाँ पर फर्स्ट लेवल ट्रीटमेंट कर सके। अगर यहाँ ठीक हो जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो उनको जो है दूसरे हॉस्पिटल से टाई अप करके उनको आगे भेजेंगे। तो अभी तो बीमारी कम है, केसेस कम आ रहे हैं, तो ऐसे में कैसे ये इस वक्त ख्याल आया कि ऐसा काम करें आप? जी, अगर आप पहले वेव में देखेंगे, पहले वेव होने के बाद दूसरे वेव के लिए कोई तैयारी नहीं हुई थी। दूसरे वेव में जो है पहले वेव से बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई और जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी कोलैप्स हो गया था। तो उस वजह से अल्लाह ना करे थर्ड वेव आए, तो अगर आ जाता है तो उसके लिए एक प्रिपरेशन है ताकि ऑलरेडी सेटअप रहे एंड वी कैन स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम डे वन, ना कि जब तक हम एक्ट करें और इंफ्रास्ट्रक्चर को हम जोड़ें तब तक जो है काफ़ी डैमेज हो गया था लास्ट टाइम। तो आगे चल के ऐसा ना हो, इसलिए सेटअप्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी। तो कितना इसका खर्चा आया, कैसे ये कौन बर्दाश्त कर रहे हैं, कैसे काम करेगा ये सेंटर? देखिए, इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर जो है डोनेशंस पे काम करते हैं और हम जो भी डोनर्स हैं, जो भी डोनेट किए हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, पूरा हम डोनेशंस पे करते हैं और हम लोगों को समझाए कॉन्सेप्ट, और लोग भी कोविड में अच्छी तरह से वाकिफ़ है क्या सिचुएशंस है, क्या चैलेंजेस हैं और हर कोई जानता है। तो उस वजह से जब हमने कॉन्सेप्ट रखा तो अल्हम्दुलिल्लाह डोनर्स आगे आए और वो ख़ुद जो है मिलकर काम कर रहे हैं हमारे साथ। तो पहले भी काम किए हैं, वो भरोसा रखते हैं इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर पे और आगे भी इंशाल्लाह उनसे उनके ताउन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या मुफ्त इलाज होगा? कैसे मुफ्त इलाज होगा। रजिस्ट्रेशन फ़ी भी बहुत कम रखने का प्लान हो रहा है क्योंकि बेसिक खर्च तो होता है, बट वी विल सी एंड ट्राई टू कीप इट एज मच एज लेस इट इज़ पॉसिबल। और कुछ बताना चाहिए इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर के बारे में? जी, इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर जो है 2010 में इसका ये शुरुआत हुई। 2010 से अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर जो है मेडिकल एड में है, एजुकेशनल एड में है, फिर एक कम्युनिटी फ्रिज कायम किया गया। हमारा लीगल एड सेल है जिसमें टीम ऑफ 12 लॉयर्स हैं, जो भी मैरिटल इश्यूज़ हैं या फिर लीगल इश्यूज़ है, जो गरीब तबका जो अफोर्ड नहीं कर सकते और सही रहनुमाई नहीं मिलती उनको सही रहनुमाई देते हैं। फिर मेडिसिन बैंक है जिसमें जो है जो मेडिसिन हम लेते हैं घर पे, अगर 2-3 खाने के बाद शिफायब हो जाते हैं तो मेडिसिन छोड़ देते हैं, तो उन मेडिसिन को अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करते हैं तो वो वापस हम जो है गरीबों में तकसीम करते हैं, बट ऑफ कोर्स विद मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को रखते हुए उनके सलाह के साथ करते हैं। फिर हमारा मंथली मेडिसिन है, मंथली रेशन है। वन आइडेंटिटी करके कॉन्सेप्ट लॉन्च किए हैं जिसमें जो है पूरे स्कीम्स का अवेयरनेस करते हैं माइनॉरिटीज़ में और जो है कैसे अप्लाई करना है, उसमें क्या तरीक़ा होता है। तो ऐसे अलग अलग है। हमारी स्कूल है, इंशाल्लाह हॉस्पिटल भी लॉन्च हुई है। तो आगे चल के जो भी खिदमत सोसाइटी के लिए हम कर सकते हैं इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर से इंशाल्लाह करते रहेंगे। इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर जो लगातार कई सालों से काम करता रहा है, क्या कभी जो है सरकारी या इस तरह की मदद मुहैया हुई है इस सेंटर को? हालांकि कोशिश तो हुई है लेकिन उतना कामयाब नहीं हुए हैं और गवर्नमेंट से भी हमें कोई एड अब तक नहीं मिला है। अब तक कुछ भी एड नहीं लिए हम भी। हम कोशिश तो किए हैं लेकिन प्रोसीजर इतना टीडियस है और फॉलोअप्स इतना करना पड़ता है कि हमारे काम इतने रहते हैं कि उसमें हम चूक जाते हैं। वरना अगर गवर्नमेंट से अगर हमें सपोर्ट मिलता है तो और क्या है, बहुत काम कर सकते हैं और रिक्वायरमेंट भी वैसा ज़्यादा है सोसाइटी में काम करने के लिए। तो हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से NGOs को साथ लें और जो फील्ड लेवल पे काम कर रहे हैं उनके साथ मिलकर मीटिंग्स भी हो, जाने वो क्या रिक्वायरमेंट है। अभी कोविड में हाल ही में अगर आप देख सकते हैं तो कोविड में जो है ज़्यादातर NGOs जो है फील्ड पर थे और काम किए हैं, तो उनको साथ लेकर जो है और उनको प्लानिंग करके और नेक्स्ट वेव के लिए क्या करना है और आगे भी कैसे सोसाइटी को सपोर्ट कर सकते हैं, इसको गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका जो है NGOs को साथ लेकर काम करना चाहिए।